नमस्कार, मी रेणुका. या बुलेटिनमध्ये तुमचं स्वागत. आणि आत्ताच्या क्षणाची सगळ्यात मोठी बातमी आपण बघणार आहोत ती म्हणजे जम्मू काश्मीरमध्ये पुलवामा जिल्ह्यात पिंगलीन भागामध्ये सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक सुरू आहे. आणि आता जी माहिती मिळते त्यानुसार एका मेजरसह 4 जवान शहीद झालेत. पण यावर अधिकृत माहिती अजून मिळू शकलेली नाही. एका घरात लपलेल्या दहशतवाद्यांना जवानांनी घेरलं आणि ही चकमक काल रात्रीपासून सुरू आहे. यामध्ये एका नागरिकाचाही मृत्यू झाल्याची माहिती कळते. मेजर DS डोंडियाल, जवान सेवाराम, जवान अजय कुमार, जवान हरिसिंग हे 4 जण या चकमकीत शहीद झाल्याचं कळतंय. पुलवामा हल्ल्यानंतर सुरक्षा दलानं दहशतवाद्यांविरोधात मोठ्या प्रमाणात मोहीम छेडलेली आहे आणि भारतीय जवानांनी मध्यरात्रीपासूनच या दहशतवाद्यांना सगळ्या बाजूनी घेरून ठेवलेलं आहे. आता जी माहिती मिळते त्यानुसार परवा गुरुवारी जो हल्ला करण्यात आला होता CRPF जवानांच्या पथकावर, त्यामधला मास्टर माइंड यामध्ये घेरला गेलाय अशी सध्याची माहिती कळते आहे. देखिए, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, ये नहीं कहा जा रहा है स्पेसिफिकली कि कौन है। हो सकता है अब्दुल रशीद गाजी जो मास्टरमाइंड है बताया जा रहा है इस अटैक का है, और साथ ही वो आईडी एक्सपर्ट भी है, अफगानिस्तान का वॉर वेटर्न है। इस तरीके की खबरें जो आ रही है उसके बाद वो यहाँ पहुंचा है और उसके साथ में उस टाइम 2 और साथी थे। तो हो सकता है यही वो 3 लोगों का ग्रुप हो, लेकिन कह पाना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से 2 दिन पहले जिस तरीके से अटैक हुआ, उसके बाद जरूर यहाँ पे सुरक्षा एजेंसियों ने इस तरीके के इनपुट्स जनरेट किए होंगे कि कहां किन की मूवमेंट कहां पे है। हो सकता है कि उसी का ये एक नतीजा हो सकता है कि उन्हें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली कि जैश का जो ग्रुप है यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद कॉर्डन किया गया और इनिशियली जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि इनिशियली जो फायरिंग हुई उसमें फौज के 4 जवानों की जान गई। कुल मिला के 5 लोग जख्मी हो गए थे। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। 4 जख्मी की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे हैं और उस बीच एक सिविलियन की भी मौत बताई जा रही है हुई है। तो कुल मिला के अभी ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके के इनपुट्स मिले थे शायद उसको उस पे कार्रवाई करके ये जो कॉर्डन किया गया, रात के 1 बजे के दौरान जो है ये फायरिंग शुरू हुई और उसके बाद 3-4 घंटे तक लगातार ये फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। सुबह सवेरे जब रोशनी आई फायरिंग का सिलसिला रुक गया और उसके बाद कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया गया। अब एग्जैक्टली ये बता पाना मुश्किल है कि कौन कौन फंसा हो सकता है, लेकिन पुलिस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि कम से कम 3 जो है टॉप कमांडर्स जैश के वहां पे। जी बिल्कुल, कॉर्डन लगातार जारी है। जैसा कि आप बता रहे थे, जिस तरीके से 2 दिन पहले अटैक हुआ CRPF की कॉन्वॉय पे, उसके बाद खदशा ये जाहिर किया जा रहा था ज़रूर कि आईडीज़ और धमाके हो सकते हैं या कार बॉम्ब्स के और धमाके हो सकते हैं। अगर ये वही लोग हैं जो वाकई मास्टरमाइंड थे इस अटैक के, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ पे रोक लग सकती है ज़रूर। अब देखना ये होगा कि कौन घेरे में फंसे हुए हैं। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी कोई भी चीज़ कह पाना मुश्किल है, स्पेसिफिक किसी का नाम लेना भी मुश्किल है। लेकिन इस तरीके के टॉप ऑफिसर्स जो है उनका ये कहना है कि 3 जैश के जो है वहां के कमांडर फंसे हुए हैं और तीनों फॉरेन बताए जा रहे हैं, पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। इसमें क्या कुछ आगे सामने आएगा वो कह पाना मुश्किल है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं, जिस तरीके से अटैक किया मिलिटेंटों ने इनिशियली आर्मी पे, जिसमें आर्मी को नुकसान हुआ, 5 लोग जख्मी हो गए, 4 जख्मी की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, एक सिविलियन की भी बताई जा रही है मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं वेल ट्रेन्ड मिलिटेंट जरूर होंगे जैश के, जिन्होंने इस तरीके का अटैक इनिशियली किया जब कॉर्डन हो रहा था, जब सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला था कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। इनिशियली जिस तरीके का अटैक हुआ उससे जाहिर हो रहा है कि काफी ट्रेंड मिलिटेंट अंदर होंगे जिन्होंने इस तरीके का अटैक किया। अब देखना यही होगा कि आगे क्या कुछ सामने आता है, कितने मिलिटेंट हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि खाली 3 हो, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। लेकिन अभी इंटेलिजेंस इनपुट्स जो रहे होंगे उसके हिसाब से सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि 3 मिलिटेंट वहां पे हो सकते हैं और तीनों टॉप कमांडर बताए जा रहे हैं और तीनों जैश के बताए जा रहे हैं और तीनों फॉरेन बताए जा रहे हैं। टोटल 3 मिलिटेंटों ने हमला किया था, वो भी जैश के थे और उनमें से 2 फॉरेनर थे और एक जो था लोकल था। और उसके बाद ये दूसरा अटैक है जहां पे लोकल आदिल अहमद डार नामी लड़का था और उसको फिदाइन बनाया गया और उसके बाद उसने ये कार्रवाई अंजाम दी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो पहले फॉरेनर्स होते थे वो फिदाइन स्क्वाड होता था। जैश की पहले एक स्ट्रैटेजी थी कि स्नीक इन एंड स्ट्राइक, यानी कि जहां पे भी आपको कैंप मिले, जो ही वो इन्फिल्ट्रेट करके आते थे, उसके बाद जो भी कैंप मिल
मिलता था उनको और उसमें वो घुस जाते थे, वहां पे फिदाइन अटैक अंजाम देते थे। उसके बाद वो बस्तियों में भी आ गए और इस आज जो स्ट्रैटेजी लग रही है वो कोशिश ये भी कर रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ और लोगों को ट्रेंड किया जाए, जिस तरीके की यहाँ पे हमने स्ट्रैटेजी देखी। इनिशियली यहाँ पे जैश के साथ लोकल मिलिटेंट्स नहीं जुड़े थे और ना ही लश्कर के साथ जुड़े थे, बल्कि एचएम और बाकी जितनी भी तंजीमें थी वहाँ लोकल मिलिटेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा थी। एचएम खासतौर से उनकी स्ट्रेंथ काफी थी, जहां लोकल मिलिटेंट्स की तादाद होती थी। उसके बाद लश्कर जो थी, देखिए मैं आपको बता दूं, कश्मीर घाटी में पूरा इंटरनेट बंद कर दिया गया। लगातार पिछले कई दिनों से इंटरनेट बंद कर दिया जा रहा है। हालांकि कल शाम को इंटरनेट रिस्टोर किया गया था, लेकिन अभी इंटरनेट जो है फिर से बंद कर दिया गया है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाती है यहाँ पे। और अभी मैं आपको बता दूं कि अभी लगातार कॉर्डन जारी है और यहाँ पे एनकाउंटर में अभी भी टाइम लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा कि कल रात के दौरान तकरीबन 1 बजे जो है फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और वो काफी देर तक जारी रहा। अभी जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी जिस तरीके से मैंने बताया कि जो टॉप ऑफिशियल्स हैं पुलिस के, उनका यही कहना है कि कम से कम 3 टॉप कमांडर जो हैं जैश के वहां पे हो सकते हैं। और उनमें से ये भी बताया जा रहा है कि जो परसों अटैक हुआ सीआरपीएफ की कॉनवॉय पे, उसके मास्टरमाइंड भी उसमें हो सकते हैं। और तीनों का ताल्लुक जो है पाकिस्तान से बताया जा रहा है। जो मैं पहले भी कह रहा था कि जिस तरीके से आप बात कर रही थी कि लोकल मिलिटेंट्स जो है फिदाई नहीं होते थे, जब से जैश ने लोकल रिक्रूटमेंट शुरू की, लोकल बॉयज को रिक्रूट किया, तब से अब ये देखा जा रहा है कि लोकल मिलिटेंट भी फिदाइन बन रहे हैं। अभी ये दूसरा लड़का है जो फिदाइन अटैक कर गया है। और अभी किस तरह की रणनीति सिक्योरिटी फोर्सेस अपनाती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने यही देखा है कि जिस तरीके से मिलिटेंसी बढ़ गई थी साउथ कश्मीर में 2018 में, काफी सारे लोकल लड़कों ने यहाँ पे मिलिटेंसी ज्वाइन की। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस तरीके से आपको मालूम है कि एक भाई आईपीएस ऑफिसर है और दूसरा मिलिटेंट बन गया, इसी तरीके से काफी सारे जो है पोस्ट ग्रेजुएट, जिस तरीके से अभी बात हो रही थी, हाईली ट्रेंड मिलिटेंट्स बन रहे हैं और हाईली क्वालिफाइड लोग जो है मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं। इसकी वजह भी देखनी होगी जरूर कि आखिर वजह क्या है, क्यों ऐसे लोग भी मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल कॉल लेनी होगी सिक्योरिटी फोर्सेस को। जी, 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 बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो दर्शक हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि जैश की किस तरह की स्ट्रैटेजी रही है आज तक। क्योंकि पहले एक जो मैं पहले भी कह रहा था, जैश की स्ट्रैटेजी थी कि स्नीक इन एंड स्ट्राइक, यानी कि जो भी इर्द-गिर्द एलओसी के एरियाज़ होते थे, वहाँ पे वो अंदर आते थे और किसी भी कैंप में दाखिल हो जाते थे, कहीं पे भी फिदाइन अटैक करते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज की। पहले साउथ कश्मीर में जैश की प्रेज़ेंस नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, पहले इस एरिया से आते थे, जो कुपवारा का रूट था, बारामूला का रूट था और नॉर्थ कश्मीर में होते थे, चाहे बांडीपोरा हो, बारामूला हो या कुपवारा हो। उसके बाद जो मुगल रोड का रूट भी खुल गया, वहां पे उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की। और लास्ट टाइम हमने दिखाया था एक्सक्लूसिवली किस तरीके से 25 जैश के मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेट करने में कामयाब हो गए, पीर की गली से जो उसके बाद शुपाया पहुंचे। जब वो शुपाया पहुंचे तो वो इर्द गिर्द ग्रुप्स में जो है साउथ कश्मीर में फैल गए। तो उन्होंने अपनी साउथ कश्मीर में प्रेजेंस बढ़ा दी, जो पहले नहीं होती थी। पहले इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स खाली कुपवारा, बारामूला या बांडीपोरा के इस्तेमाल किए जाते थे, गुरेज इंक्लूडेड। तो वहां से मिलिटेंट आते थे, वो ज्यादातर नॉर्थ कश्मीर में रहते थे, उनका साउथ कश्मीर में पहुंचना मुश्किल होता था सामान को लेके। लेकिन जब से उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की मुगल रूट के जरिए, पुंछ के रास्ते से मुगल रूट पहुंचे और उसके बाद पीर की गली के रास्ते शुपाया पहुंचे और शुपाया से फिर पुलवामा, कुलगाम या अनंतनाग पहुंचे, तो उसके बाद प्रेजेंस जो है जैश की बढ़ गई। ये मैं सबसे पहले कहना चाह रहा था कि किस तरीके से जैश ने अपनी प्रेजेंस साउथ कश्मीर में बढ़ा दी, इन्फिल्ट्रेशन का रूट चेंज करके। उसके बाद उन्होंने लोकल लोगों को रिक्रूट किया। जिस तरीके से आपको मालूम है कि त्राल के कुछ मिलिटेंट्स थे, उन्होंने नूर मोहम्मद त्राली जिसको कहते थे, तो वो जो है उन्होंने लोकल रिक्रूटमेंट्स की। जो छोटे कद का, सबसे छोटे कद का मिलिटेंट समझा जा रहा था। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से रात को 1 बजे फायरिंग हुई थी और उसके बाद फायरिंग का सिलसिला तकरीबन 3-4 घंटे तक जारी रहा। और जो मैंने पहले भी कहा कि इनिशियल जो फायरिंग हुई थी उसमें फौज को नुकसान हुआ, उसमें 5 फौज के लोग जो हैं घायल हो गए हैं, जिसमें एक मेजर रैंक का भी ऑफिसर था। क्योंकि अक्सर यहाँ पे देखा गया है कि जो फ्रंट लाइन पे होते हैं, मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल जैसे लोग होते हैं आगे, और वो जो पहला ग्रुप था आर्मी का, उस पर जो फायरिंग हुई उसमें 5 आर्मी के लोग घायल हो गए और 4 जख्मी की तरह न लाकर चल बसे हैं और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बीच एक
सिविलियन की भी मौत हुई, लेकिन फायरिंग का सिलसिला तकरीबन 3-4 घंटे के बाद रुका पड़ा था और उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और अभी फ्रेश फायरिंग जो है सुनी जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि शायद लास्ट स्टेज पे एनकाउंटर हो सकता है और कुछ देर के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ वहां पे हुआ। और बताया यही जा रहा है, जो टॉप सोर्सेज हैं पुलिस के, उनका ये कहना है कि 3 जो है जैश के कमांडर वहां पे फंसे हुए थे और इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि जो मास्टरमाइंड थे रिसेंट अटैक के, जो पुलवामा में कॉनवाई पे हुआ, लेथपोरा पे, नेशनल हाईवे पे, उसके भी मास्टरमाइंड वहां पे हैं। जिस तरीके से आपने ये भी कहा कि जो आईडी एक्सपर्ट है अब्दुल रशीद गाजी, जो अफगानिस्तान वॉर वेटरन है और वो यहाँ पे आए हैं, जैश ने उसे स्पेशली इसके लिए भेजा है कि वो यहाँ पे आईडीज के धमाके करे, या आईडी एक्सपर्ट तो वो पहले ही हैं। जिस तरीके से कार में वो एक्सप्लोसिव रखा गया था और सबसे बड़ा अटैक था आज तक की मिलिटेंसी की हिस्ट्री का, 89 से यहाँ पे इंसर्जेंसी शुरू हुई तब से लेके आज तक का सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा सीआरपीएफ को नुकसान हुआ, क्योंकि उड़ी अटैक भी बड़ा अटैक था जिसमें 19 के करीब फौजी जवानों की जान गई। उसके बाद ये समझा जा रहा था कि वही एक सबसे बड़ा अटैक था मिलिटेंसी की हिस्ट्री में, लेकिन कल जो पुलवामा में अटैक हुआ वो हिस्ट्री में सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। और अब क्या कुछ रणनीति होगी सिक्योरिटी फोर्सेस की, हो सकता है कि उसी पे काम करते हुए लीड्स मिली होंगी यहाँ पे सुरक्षा एजेंसियों को कि इस एरिया में जैश के 3 कमांडर हैं और उसके बाद ही जो पिंगलियाना पुलवामा है वहाँ पे कॉर्डन किया गया और फायरिंग का सिलसिला इनिशियली शुरू हुआ। तो उससे पता चला कि वाकई वहाँ पे मिलिटेंट है और अभी जिस तरीके से खबरें आ रही हैं अभी फिर से फ्रेश फायरिंग हुई है और अभी शायद एनकाउंटर में फिर से टाइम लग सकता है, क्योंकि सर्चेस जारी थी, हो सकता था कि कोई बॉडी मिल जाए, अभी किसी की बॉडी मिलने की कोई खबर नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, मैं बार-बार कह रहा हूं कि अभी ये नाम बता पाना मुश्किल है, लेकिन 3 कमांडरों की खबर आ रही है कि 3 जैश के कमांडर उस घेरे में फंसे हुए हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि अभी फ्रेश फायरिंग का सिलसिला भी शुरू हुआ था और बीच-बीच एलिमिनेट शायद कर लेंगे, तो अभी हमने कुछ वेट करना है ताकि और कुछ सूचना हमको मिले। आताची एक महत्त्वाची बातमी आपण बघतोय मध्ये पुलवामामध्ये काल मध्यरात्रीपासून एक मोठी चकमक सुरू आहे आणि ज्यामध्ये आता जी माहिती कळते त्यानुसार एका मेजरसह 4 जवान आतापर्यंत शहीद झाल्याची माहिती कळते। आताची ही सगळ्यात महत्त्वाची बातमी आहे, ही चकमक अजूनही सुरू असल्याची सध्या माहिती कळते आहे। पुलवामामध्ये नागरी वस्तीमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात ही चकमक मध्यरात्रीपासून सुरू असल्याचं कळतंय। एका नागरिकाचा देखील यामध्ये मृत्यू झालेला आहे अशी देखील सध्याची माहिती कळते। असं देखील म्हटलं जातंय की मध्यरात्रीपासून सुरू असलेल्या या चकमकीमध्ये ज्या सीआरपीएफच्या दलावर मोठ्या प्रमाणात हल्ला करण्यात आलेला होता आणि त्या हल्ल्याचे मास्टरमाइंड कदाचित यामध्ये बात की थी टॉप पुलिस ऑफिशियल्स से जो परस्पर इसको मॉनिटर कर रहे हैं ऑपरेशन को, और इनका ये कहना कि अभी कोई नाम नहीं देंगे, जब एनकाउंटर फिनिश होता है, जब उनको शव मिलेंगे, बाज़ाब्ता एक आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, लोगों को बुलाया जाता है कि ये रिलेशन में तो नहीं है, इसको आपने देखा है, ओवरग्राउंड वर्कर्स को बुलाया जाता है उस टाइम, पूरा जो कन्फर्मेशन हो तभी पुलिस या आर्मी नाम आगे कर लेती है। अभी हम ये कह सकते हैं 2 या 3 जैश मोहम्मद के मिलिटेंट हैं जो पुलिस को जैसे सूचना मिली है, और इसके अलावा कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, कोई ना पुलिस ऑफिशियल ना आर्मी ऑफिशियल। जैश ए मोहम्मदचे 3 अतिरेकी तिथे आहेत अशी सध्याची प्राथमिक माहिती मिळते, असं आता मुफ्ती इस्लाम आपल्याला श्रीनगरहून सांगतात।